स्टूडेंट्स, 8th क्लास हिंदी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए लेसन नंबर 11 है सूरदास के पद, जो खुद लिखे गए सूरदास जी के द्वारा। इन पंक्तियों में सूरदास जी श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का सुंदर चित्रण करते हैं। कृष्ण माता यशोदा से पूछते हैं कि मेरी चोटी अब तक क्यों लंबी नहीं हुई, क्योंकि माता जी उनको कहती है कि अगर आप उस टाइम पे दूध पियोगे आपकी चोटी बहुत छोटी है। जैसे उनके भाई बलराम की चोटी लंबी है, तो दूध पीने से उनकी चोटी भी क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। और इस पर श्री कृष्ण जी माता से पूछते हैं कि मेरी चोटी लंबी क्यों नहीं हुई। फिर माता जी उनको कहती हैं कि अगर तुम टाइम पे लंबी चोटी करने के लिए उसको टाइम पे धोओगे, कंघी करोगे बालों को, तो तुम्हारी चोटी भी बलराम की भांति बहुत अच्छी तरह से लंबी हो जाएगी। और दोनों भाइयों की लंबी आयु की कामना भी माता जी करती हैं। फिर दूसरे पद में कहती है कि तुम्हारे लाल जो गोपियाँ हैं वो उनका उलाना देते हुए कहती हैं कि भी आपके लाल ने हमारी मटकियों का माखन खाया है, कुछ माखन खाया है, कुछ माखन नीचे गिराया है। तो गोपियाँ श्री कृष्ण की माता जी को उलाना देते हुए कहती हैं कि भी आपने कैसे इस विचित्र बेटे को जन्म दिया है, आप इनको रोकती क्यों नहीं, ये सबसे अलग क्यों हैं। और इस प्रकार से वह माखन चोरी की शिकायत उनकी माता जी से करती है। फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका, सूरदास के पद किस भाषा में रचित है। तो सूरदास जी के पद जो है सूरदास के द्वारा ही लिखे गए हैं, वह ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। सूरदास के आराध्य देव कौन से हैं। स्टूडेंट, सूरदास के आराध्य देव है श्री कृष्ण जी। किसकी चोटी बढ़ने की बात कही गई है, श्री कृष्ण की चोटी बढ़ने की बात यहाँ पर की गई है। यशोदा ने बाल कृष्ण की चोटी बढ़ाने के लिए क्या लालच दिया है कि अगर आप कच्चा दूध पियोगे तो आपकी चोटी भी बलराम जैसी लंबी घनी हो जाएगी। इसलिए कच्चा दूध पीने की यहाँ पर लालच दे रही है माता जी श्री कृष्ण को। नेक्स्ट है, बालक कृष्ण को क्या खाना पसंद था। बालक कृष्ण जी को रोटी और मक्खन खाना पसंद था। यशोदा माता कृष्ण बलराम को कैसा आशीर्वाद देती हैं। उन दोनों की लंबी आयु का आशीर्वाद माता यशोदा कृष्ण बलराम को देती हैं। गोपिका किसकी शिकायत कर यशोदा के पास आई थी। गोपिकाएं श्री कृष्ण जी की शिकायत करने के लिए यशोदा के पास आई थी। गोरस का मतलब होता है गाय का दूध। यहाँ पर गोरस का मतलब पूछा हुआ तो गो यानी गाय, रस माने दूध यानी गाय का दूध। यशोदा को उलाना किसने दिया था। यशोदा को गोपिकाओं ने उलाना दिया था। ग्वाली ने यशोदा के बेटे श्री कृष्ण को कैसा बेटा बताया, अनोखा बेटा बताया। श्री कृष्ण ग्वालिन के घर में माखन चोरी के लिए किस समय गए थे। दोपहर के समय श्री कृष्ण ग्वालिन के घर में माखन चोरी के लिए गए थे। ग्वालों को कृष्ण की चोरी से कैसे हानि हो रही थी। ग्वालों को गोरस की हानि श्री कृष्ण की चोरी से हो रही थी। लेसन नंबर 12 स्टूडेंट्स हमारा, पानी की कहानी। यह लिखा गया है रामचंद्र तिवारी जी के द्वारा। इस लेसन में रामचंद्र तिवारी जी के द्वारा पानी की महत्ता को बताया गया है कि मनुष्य के लिए पानी कितना ज़रूरी है। पहले मनुष्य का विकास धरती के ऊपर था कि नहीं था, पृथ्वी कितनी गर्म थी, यहाँ पर कोई भी धरती के ऊपर कोई भी आदमी का, पशु का विकास पहले नहीं था, क्योंकि इसमें ताप ज़्यादा था। फिर पानी के बारे में बताया गया कि पानी किस से मिलकर बना हुआ है, पानी का फॉर्मूला क्या होता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर पानी बना हुआ है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसमें ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की महत्ता पर प्रकाश डाला गया है। तो पूरे लेसन के अंदर रामचंद्र तिवारी जी ने पानी की कहानी है, पानी कैसे बना, कैसे हमारे लिए लाभदायक है, हमें कैसे इसका प्रयोग करना चाहिए, ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। आइए स्टूडेंट्स इसके हम छोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्टूडेंट्स से, पानी की कहानी किस विधा का है, निबंध है। ये क्वेश्चन आपका हो जाता है कि पानी की कहानी रामचंद्र तिवारी जी के द्वारा लिखा गया है और ये किस विधा का है, तो यह एक निबंध है। फिर पानी की कहानी किसके माध्यम से सुनाई गई है, तो पानी की कहानी यहाँ पर स्टूडेंट्स ओस की बूंद के माध्यम से सुनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ओस की बूंद पत्ते पर ही क्यों सिकुड़ी रही, सूर्य अस्त होने के कारण। क्योंकि उस टाइम सूर्य अस्त हो चुका था, इस कारण ओस की बूंद पत्ते पर ही सिकुड़ कर बैठी रही।
बूंद लेखक की कलाई से हाथ पर क्यों सरक गई थी? वो सुरक्षा पाने के लिए कि वह बूंद सिमट ना जाए, इसलिए अपनी सुरक्षा को पाने के लिए लेखक की कलाई के हाथ पर सरक गई थी। बूंद पत्ते पर बैठकर किसकी प्रतीक्षा कर रही थी? तो बूंद पत्ते पर बैठकर सूर्य की प्रतीक्षा कर रही थी। ओस की बूंद को वृक्षों से घृणा क्यों थी? बूंदों का जीवन नष्ट कर देते थे, इसलिए उनसे उनको घृणा थी। रोए ने बूंद को कहाँ बंद कर दिया था? एक कोठरी में बंद कर दिया था। ओस की बूंद वृक्ष के भीतर कितने दिन तक शासन भोगती रही थी? 3 दिन तक। ओस की बूंद वृक्ष के भीतर 3 दिन तक शासन भोगती रही। ओस की बूंद लेखक के हाथ पर कहाँ से आई थी? ओस की बूंद जो लेखक के हाथ पर बेर की झाड़ी से आई थी। कौन से बूंद का पुरखा कौन सी गैसें हैं? तो हमारा जो पानी है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है स्टूडेंट्स। सूर्य में अब तक किस गैस रूप के रूप में विद्यमान है? सूर्य जो है लपटों के रूप में विद्यमान है। जो भयानक पिंड सूर्य के करीब आ रहा है वह सूर्य से कितना गुना बड़ा है? जो भयानक पिंड सूर्य के पास आ रहा है वह सूर्य से लाखों गुना बड़ा है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, सूर्य के एक भाग के टूटने का क्या कारण है? ज़्यादा खिंचाव, अत्यधिक खिंचाव ही सूर्य के एक भाग के टूटने का कारण है। पृथ्वी आरंभ में किस रूप में थी? आग के गोले के रूप में। पृथ्वी आरंभ में शुरू में एक आग के गोले के रूप में थी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया के परिणामस्वरूप पानी बनता है। आरंभ में पानी किस रूप में था? आरंभ में पानी भाप के रूप में था। हाथों वाली मछली के कितने हाथ थे? 8। हाथों वाली मछली के स्टूडेंट से 8 हाथ बताए गए हैं। समुद्र तल की पहाड़ी गुफाओं के जीव कैसे हैं? समुद्र तल की पहाड़ी गुफाओं के स्टूडेंट से आलसी जीव हैं। जल कण कहाँ जाकर जन बचाने का प्रयास करते हैं? जल कण पृथ्वी से ऊपर जाकर पृथ्वी में जाकर अपना जान बचाने का प्रयास करते हैं। ओस की बूंद की पुरानी सहेली कौन है? ओस की बूंद की पुरानी सहेली स्टूडेंट्स आंधी हैं। अंत में ओस की बूंद कहाँ गई थी? अंत में ओस की बूंद स्टूडेंट्स नल में गई थी। ओस की बूंद लेखक की दृष्टि से कब ओझल हो गई थी? सूर्य के निकलने के बाद ओस की बूंद लेखक की दृष्टि से ओझल हो गई थी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेसन आपका स्टूडेंट 13, बाज और सांप। बाज और सांप जो है वो निर्मल वर्मा जी के द्वारा लिखाया गया है। ये निर्मल वर्मा जी ने इसमें वीरता और कायरता के भाव को दिखाया गया है कि वीरों को सदा याद किया जाता है लेकिन कायरों को कोई भी नहीं पूछता। यानी वीरों और कायरों के बाद में बाज और सांप के रूप में निर्मल वर्मा जी ने यहाँ पर बताया गया है। बताया गया है कि जो सांप होता है वो समुद्र के किनारे गुफा के अंदर रहता है और जो बाज है वो अचानक घायल होकर उसकी गुफा के पास गिर जाता है और सांप उससे पूछता है कि भाई उड़ना ही भूल गए हो क्या? इतनी जल्दी क्या आपको मरने की? तो बाज उनसे कहता है कि भाई मैंने तो सारा संसार उड़ उड़ के कवर कर दिया है, नाप लिया है, देख लिया है और आपने नहीं देखा है तो भी आप उड़ नहीं सकते। उस पर कटास करता है। तो ऐसा सुन के सांप के मन में भी इच्छा होती है कि वह क्यों न उड़ जाए और घायल होने के बाद भी बाज के मन में इच्छा है कि वो उड़कर संसार को नापे, संसार को देखे। फिर वो उसको चट्टान के ऊपर लेके जाता है सांप बाज को और बाज के पंख उड़ने में सहायता ना करने के कारण वह समुद्र में ही गिर जाता है और वहीं उसके जीवन का अंत हो जाता है। उसी के कारण फिर सांप भी सोचता है कि मैं भी उड़कर दुनिया को देखना चाहता हूँ और फिर वह चट्टान पर जाकर सांप उड़ना चाहता है लेकिन वह चट्टान पर दोबारा से नीचे गिर जाता है, जिससे वह समझता है कि भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, ठीक हूँ। और फिर अपनी गुफा में आकर सांप जो है वो अपना पहले जैसा जीवन व्यतीत करता है। तो इसे हमें बाज ने अमेरिका में संदेश दिया है कि हमें साहसी और वीर बनकर जीवन में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए हमेशा संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि बाज घायल होने के बाद भी अपना संघर्ष करना नहीं छोड़ता। घायल होने के बाद भी वह आकाश में उड़ना चाहता है। तो बाज मरकर हमें संदेश देना चाहता है कि साहसी और वीर बनकर हम जीवन में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए हमेशा संघर्ष रहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका बाज और सांप की कहानी के बारे में पूछा हुआ कि कौन सा लेखक है? तो निर्मल वर्मा जी सांप और बाज कहानी के लेखक है स्टूडेंट्स।
नेक्स्ट आपका बाज किसका प्रतीक है? बाज यहाँ पर साहस और वीरता का प्रतीक है स्टूडेंट्स। सांप कहाँ रहता था? सांप समुद्र के पास एक गुफा में रहता था। सांप को किसका प्रतीक माना गया है? सांप को यहाँ कायरता का प्रतीक माना गया है। सागर और नदी के मिलन स्थलों पर लहरें कैसी चलती थी? दूध के झाग जैसी। सांप की प्रसन्नता का क्या कारण था? सुखी और सुरक्षित होना। सांप की प्रसन्नता का कारण था सुखी और सुरक्षित होना। सांप किससे दूर था? दुनिया की भागदौड़ से दूर था। घायल दशा में बाज कहाँ गिरा था? सांप की गुफा में। सांप की गुफा के पास जाकर घायल दशा में बाज गिरा। बाज अपने जीवन के अंतिम समय में खुश क्यों नहीं दिखाई दे रहा था? दूर दूर तक उड़ानें भरने के कारण भी बाज अपने जीवन के अंतिम दिनों में खुश नहीं दिखा दे रहा था। बाज के सांप के दुर्भाग्यशाली क्यों कहा गया है? क्योंकि आकाश में उड़ने का आनंद ना लेने के कारण। सांप को दुर्भाग्यशाली ये कहा गया है क्योंकि सांप उड़ नहीं सकता और वह आकाश में उड़ने का आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा, ये शब्द किसने कहे? यह शब्द हमारे सांप ने कहे। नेक्स्ट है, सांप के मन में आकाश को देखने की इच्छा कैसे उत्पन्न हुई? बाज की आकाश में उड़ने की इच्छा को देखकर सांप की भी आकाश में उड़ने की इच्छा पैदा हुई। मरते समय बाज व्याकुल को था, उड़ने की इच्छा के कारण ही मरते समय बाज व्याकुल था। बाज नदी में क्यों गिर गया? क्योंकि उसके पंख कमज़ोर हो चुके थे, वह उड़ने में सहायक नहीं थे, इसलिए पंखों का साथ ना देने के कारण वह पानी में जाकर गिरा। सांप द्वारा उड़ान भरने का क्या परिणाम निकला था? कि सांप चट्टानों पर जा गिरा। लहरों से किसकी प्रशंसा के गीत गाए? लहरों ने बाज की प्रशंसा के गीत गाए। सांप की बेचैनी का क्या कारण था स्टूडेंट्स? सांप की बेचैनी का कारण था बाज की आकाश में उड़ने की तीव्र इच्छा। सांप क्या सुनकर हैरान रह गया था? सांप लहरों का मधुर गीत सुनकर दंग रह गया था। प्राणों को हथेली पर रखने का मतलब होता है स्टूडेंट्स जीवन को खतरे में डालना। प्राणों की बाजी लगाना मुहावरे का अर्थ है जीवन का बलिदान देना। प्राणों की बाजी लगाना, जीवन का बलिदान देना स्टूडेंट्स। फिर हमारा हिंदी, भारत की खोज जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। भारत की खोज के कुछ लेसन हैं यहाँ पर लिखे गए हैं जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। फर्स्ट आपका यहाँ पर अहमदनगर का किला। अहमदनगर का किले के बारे में बताया गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अहमदनगर के किले की कौन सी जेल यात्रा थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अहमदनगर के किले की यह 9वीं जेल यात्रा थी स्टूडेंट्स। अहमदनगर के किले में लेखक को अंधियारे आकाश में स्वागत किसने किया? दूज के चांद ने। अहमदनगर के किले में लेखक के अंधियारे आकाश में स्वागत किया जाता है दूज के चांद द्वारा। नेक्स्ट है, चांद लेखक को क्या याद दिला रहा था? चांद लेखक को अंधेरे के बाद उजाला होता है इस बात की याद दिला रहा था। लेखक ने अहमदनगर के किले के बंदी जीवन में कौन सा कार्य आरंभ किया था? बागवानी करने का। अहमदनगर के किस ऐतिहासिक घटना किस मेला से जुड़ी हुई है? चांद बीबी से जुड़ी हुई है स्टूडेंट्स। चांद बीबी ने किस मुगल सम्राट की शाही सेना से युद्ध किया था? तो चांद बीबी ने अकबर की शाही सेना के साथ युद्ध किया था। लेखक ने कुदाल छोड़कर अपने हाथ में क्या उठा लिया था? कलम। कौन सा दबाव दम गोटू होता है स्टूडेंट्स? अतीत का दबाव दम गोटू होता है स्टूडेंट्स। लेखक को लिखने में कौन सी कठिनाई व्यतीत होती थी? विषय की जटिलता की। किस विषय में लिखा जाए, कितना लिखा जाए, विषय की जटिलता ही हमारी लेखक को महसूस होती थी लिखने में। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा तलाश। तलाश भी पाठ जो का सार जो हमारा हो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा गया है कि भारत की तलाश की कैसे करी, भारत विविधता एकता के बारे में क्या है, भारत की शक्ति क्या है, सीमाएं क्या हैं और किस प्रकार से उनकी खोज की गई, ये सारी बातें जवाहरलाल नेहरू जी तलाश के अंदर लिखी गई है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अतीत की झांकी शीर्षक लेखक में किस काल इतिहास का बताया गया है? अतीत काल के इतिहास का बताया गया स्टूडेंट्स। लेखक भारत के अतीत के इतिहास में किस रास्ते से पहुंचा था? पश्चिम रास्ते से पहुंचा था। नेक्स्ट है, लेखक किसे खारिज करने का साहस कर रहा था स्टूडेंट्स? अतीत की विरासत को खारिज करने का साहस कर रहे थे लेखक। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के इतिहास को किस दृष्टि से देखा था? एक आलोचक की दृष्टि से देखा स्टूडेंट्स। लेखक ने सिंधु घाटी सभ्यता को कितनी पुरानी बताया है? लगभग
5000 वर्ष पुरानी बताया गया है। भारत का नाम इंडिया हिंदुस्तान किस नदी के नाम पर खड़ा हुआ है? सिंधु नदी के नाम पर स्टूडेंट्स। कुंभ का स्नान किस नदी में किया जाता है? कुंभ का स्नान स्टूडेंट्स गंगा नदी में किया जाता है। किस राजा ने अपने राज्यकाल में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था? सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। लेखन ने यूरोप के देशों से आगे निकलने का क्या कारण बताया था? तकनीकी उन्नति। कि यूरोप के देशों से आगे निकलने का मेन कारण यही है कि हम तकनीकी में ज़्यादा उन्नत हैं। लेखन ने वर्तमान भारत का आधार किसे बताया है? प्राचीन संस्कृति को। यूरोप ने शक्ति प्राप्त करके क्या किया? एशिया के देशों में वो अधिकार करना चाहा। कि यूरोप ने शक्ति प्राप्त करने के बाद जो एशिया के देश थे बाकी उन पर अधिकार करना चाहा। भारतीयों ने किस संकीर्ण धारणा को अपनाया है? महासागरों को पार ना करने की संकीर्ण धारणा को अपनाया है भारतीयों ने। नेक्स्ट है आपका, भारत की संस्कृति की सबसे महान विशेषता क्या बताई गई है? सामंजस्य। भारत की संस्कृति की सबसे महान विशेषता बताई गई है सामंजस्य। अंग्रेजी शासन में भारत समाज का कौन सा वर्ग आधुनिकता की ओर बढ़ना चाहता है? मध्य वर्ग जो हमारा आधुनिकता की ओर बढ़ना चाहता है स्टूडेंट्स। भारत के वास्तविक जीवन मूल्य नेहरू जी ने कहाँ दिखाई दिए थे? गांव के अंदर। वास्तविक जीवन के जो मूल्य होते हैं नेहरू जी ने वो गांव के अंदर दिखाए गए हैं। भारत का नाम किस राजा के नाम पर रखा गया था? तो भरत राजा के नाम पर भारत का नाम रखा गया था। नगरों के श्रोता कैसे भाषण चाहते थे? दमदार। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे भारत माता कहा है? भारत की सारी जनता को भारत माता कहा है। एक किसान ने भारत माता किसे कहा है? धरती को कहा है स्टूडेंट्स। विभिन्न सभाओं में नेहरू जी का स्वागत लोग किस नारे से करते थे? भारत माता की जय हो, इस नारे के साथ उनका स्वागत किया जाता था। भारतीयों की किस विशेषता को बड़े से दुर्भाग्य मिटा नहीं सका? विनम्रता का जो गुण था भारतीयों में उसको बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी मिटा नहीं सका स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेसन हमारा स्टूडेंट सिंधु घाटी की सभ्यता। जवाहरलाल नेहरू जी ने इस लेसन के अंदर सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में बता रखा है कि वहाँ पर कैसे उनकी खोज हुई है, वहाँ पर कैसे अन्नागार स्नानागार बनाए गए, सबसे पहले स्थल कौन सा खोजा गया था, कितने साल पुरानी है, कौन कौन सी सभ्यता वहाँ पर पनपी, ये सारी बातें इस लेसन के अंदर बताई गई है। फर्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष किस नगर से मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष स्टूडेंट्स मिले हैं हमारे मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा देश के किस भाग में स्थित हैं? हड़प्पा हमारा पश्चिमी पंजाब में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष हरियाणा के किस जिले से मिले हैं? तो हरियाणा से अम्बाला से मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की किस नदी तक फैली हुई बताई गई है? गंगा नदी तक फैली बताई गई है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? एक धर्मनिरपेक्ष सभ्यता बताई गई है। सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारी वर्ग था धनाढ्य। सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारी वर्ग कैसा था? धनाढ्य था। लेखक के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता लगभग कितनी पुरानी है? 6-7 हजार वर्ष पुरानी मानी गई है। मोहनजोदड़ो तत्कालीन किस फैशन की जानकारी देता है? पोशाकों की फैशन की जानकारी देता है। सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़कर देखने से भारत कैसा लगता है? शाने रूप में लगता है। सिंधु घाटी के समय भारत के किस देश के साथ व्यापारिक संबंध थे? मिस्र के साथ संबंध बताए गए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका, किस वस्तु को देखकर लगा सिंधु घाटी सभ्यता तकनीक दृष्टि से उन्नत थी? वहाँ पर हमाम और नाली तंत्र को देखकर, नाली व्यवस्था को देखकर बताया गया है कि वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता एक उन्नत और तकनीक दृष्टि से उन्नत सभ्यता थी। आर्यों का मुख्य धंधा क्या था? आर्य मुख्य कृषि करने में विश्वास करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण था सिंधु नदी की बाढ़। की बाढ़ आने के कारण सभ्यता का विनाश माना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारतवर्ष में किस कारोबार पर अधिक बल दिया गया था? कृषि पर अधिक बल दिया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले सबसे पुराना इतिहास किसे स्वीकार किया जाता है? वेद को। आर्यों को मूल रूप से कहाँ का माना गया है? आर्यों को मूल रूप से भारत का ही माना गया है। यूरोपीय लेखन और वेदों रचना का समय कब माना है? ईसा पूर्व 1500 ईसा पूर्व माना गया है। वेद का मतलब होता है ज्ञान का संग्रह करना। आर्यों ने किस पर कम ध्यान दिया था? आर्यों ने आत्मा पर कम ध्यान दिया है। कौन सा वेद सबसे पुराना है? ऋग्वेद सबसे पुराना माना गया स्टूडेंट्स। मोहनजोदड़ो की खुदाई से किस और पुराना सिद्ध कर दिया है? भारतीय ग्रंथों ने इसको और पुराना सिद्ध कर दिया है।
नेक्स्ट है अवेस्ता ग्रंथ किस प्रकार का ग्रंथ है। अवेस्ता ग्रंथ स्टूडेंट्स एक धार्मिक ग्रंथ है। अवेस्ता की रचना किस देश के द्वारा मानी गई है। अवेस्ता की रचना हमारी ईरान के द्वारा मानी गई है स्टूडेंट्स। ऋग्वेद किस शैली में लिखा गया है। ऋग्वेद भी एक काव्य शैली में लिखा गया है। भारतीय संस्कृति किस में विश्वास करने वाली बताई गई है। भारतीय संस्कृति परलौकिकता में विश्वास करने वाली बताई गई है। नेहरू जी के अनुसार भारतीयों की सोच में परिवर्तन क्यों आया। गुलामी के कारण ही उनकी सोच में परिवर्तन आया है। लेखक के अनुसार भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है जनतंत्रता की। जातीय व्यवस्था के निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या माना गया है। समाज की मजबूती। लेखक ने भारत के किस अटूट सिलसिले को अद्भुत बताया है। 3-4 हजार वर्ष के सांस्कृतिक विकास के सिलसिले को ही अटूट बताया गया है। लेखक ने उपनिषदों रचना काल कब माना है। ईसा पूर्व 800 ईसा पूर्व रचना काल उपनिषदों के में माना गया है। लेखक के अनुसार उपनिषदों के कौन सा उत्साह दिखाई पड़ता है। सत्य की खोज उत्साह दिखाई पड़ता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका उपनिषदों में कौन सा दृष्टिकोण अपनाया गया है। उपनिषदों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया गया है स्टूडेंट्स। उपनिषदों का ज्ञान किस प्रकार का है। उपनिषदों का ज्ञान हमारा एक आत्मिक ज्ञान है। उपनिषदों में आत्मा परमात्मा के बारे में क्या कहा गया है। दोनों एक ही है। उपनिषदों में आत्मा परमात्मा को एक ही माना गया है। उपनिषदों में वस्तु जगत को क्या कहा गया है। वस्तु जगत में संसार में उपनिषदों को मिथ्या कहा गया, झूठा कहा गया है। किसका विरोध किया गया उपनिषदों में। जादू टोनों का विरोध किया गया है। उपनिषदों की परम प्रार्थना में किसकी कामना की गई है स्टूडेंट्स। मृत्यु से अमरता की ओर ले जाने की कामना यहाँ पर की गई है। किस ग्रंथ में कहा गया कि हे यात्री इसे चलते रहो चलते रहो। ऐत्रेय ब्राह्मण में ग्रंथ में कहा गया कि हे यात्री चलते रहो चलते रहो। उपनिषद साहित्य में व्यक्तिगत जीवन के विकास के लिए किस बात पर बल दिया गया है। आत्म संयम पर बल दिया गया स्टूडेंट्स। भारतीय आर्य किस में विश्वास रखते थे। व्यक्तिवाद में विश्वास करते थे। भारतीय आर्यों के व्यक्तिवाद का क्या परिणाम था स्टूडेंट्स। आत्म केंद्रित होना। नेक्स्ट हमारे पास भारतीय जातीय व्यवस्था पर समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। भारतीय जातीय व्यवस्था का समाज की जो एकता है उसके कारण कमज़ोर हो गई। कौटिल्य किसका नाम है। कौटिल्य चाणक्य का ये नाम है और इसी का नाम विष्णुगुप्त भी है स्टूडेंट्स। कौटिल्य की प्रमुख रचना का क्या नाम है। कौटिल्य ने राजनीति में अर्थशास्त्र लिखी गई थी। रामायण में किसके जीवन का उल्लेख है। रामायण में श्री राम के जीवन का उल्लेख है। पूरा कथाओं में मुख्यतः कौन सा भाव व्यक्त किया गया है। पूरा कथाओं में स्टूडेंट्स वीरता का भाव व्यक्त किया गया है। प्राचीन इतिहास का प्रमुख ग्रंथ कौन सा स्टूडेंट्स। प्राचीन इतिहास का प्रमुख ग्रंथ है रासतरंगिणी। भारत का प्राचीनतम नाम क्या है। भारत का प्राचीनतम नाम है स्टूडेंट्स आर्यावृत। भगवद गीता किस ग्रंथ का अंश है। भगवद गीता हमारा महाभारत का है। भगवद गीता में कितने श्लोक हैं। भगवद गीता में लगभग 700 श्लोक माने गए हैं। भगवद गीता में कौन किस को ज्ञान देता है। श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है भगवद गीता में आत्मा को क्या बताया गया है। भगवद गीता में आत्मा को अमर बताया गया है। पाणिनि किस भाषा में लिखी गई है। पाणिनि अष्टाध्यायी द्वारा संस्कृत भाषा में लिखी गई है। औषध विज्ञान के जनक पूछा गया है तो औषध विज्ञान के जनक माने गए धन्वंतरी। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है स्टूडेंट्स। महावीर स्वामी। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध माने गए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ का रहने वाला था। मगध का रहने वाला था स्टूडेंट्स। सम्राट अशोक राजगद्दी पर कब बैठा। 273 ईस्वी पूर्व में। राजगद्दी पर 273 ईस्वी में स्टूडेंट्स बैठा। नेक्स्ट लेसन स्टूडेंट्स हमारा युगों का दौर कि कौन कौन से युग हमारे किस किस टाइम पे आए। गुप्त शासन के काल के बारे में पूछा हुआ है। उसके बाद फिर कौन कौन से साम्राज्य हमारे उदित हुए। ये सारा युगों का दौर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इन लेसन में स्टूडेंट्स किया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका मौर्य वंश साम्राज्य के पतन के पश्चात किस वंश का यानी मौर्य वंश के बाद हमारा किस वंश का उदय होता है ये पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स मौर्य वंश के बाद हमारा शुंग वंश का उदय होता है। मिंडार किस देश का रहने वाला था। तो मिंडार यूनान के रहने वाले थे। मिंडार ने अपनी पराजय के बाद किस धर्म को अपनाया था स्टूडेंट्स। मिंडार ने पराजय के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। हेलिओंदो नामक स्तंभ किस नगर में स्थित है। बेस नगर में स्थित है। हेलिओंदो स्तंभ पर किस भाषा में लेख लिखा हुआ है।
हैरी उन दोस्तों पर संस्कृत भाषा में लेख लिखा गया है। शासक कनिष्क किस कथाओं का नायक बना था? बौद्ध कथाओं का। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को किसने विजय दिलाई थी? नागा अर्जुन जी ने। नागा अर्जुन किस शताब्दी में हुए थे? ईसा की प्रथम शताब्दी में। स्टूडेंट्स, लंका में बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को मानते थे? हीनयान संप्रदाय को लंका में माना गया है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, शक जाति के लोग कहाँ बसे थे? शक जाति के लोग स्टूडेंट्स अक्सू नदी के किनारे पर बसे थे। भारत में चीन राजदूत कब आया था? 64 ईसी पूर्व में भारत में चीन राजदूत आया था। कौन सा फल चीन से भारत आया? आड़ू। आड़ू फल चीन से भारत में आए। गुप्त साम्राज्य का आरंभ पूछा हुआ स्टूडेंट्स, तो गुप्त साम्राज्य का आरंभ 320 ईसा पूर्व में हुआ। गोरे हूण कहाँ के निवासी थे? गोरे मध्य एशिया के निवासी हैं। हूणों को किस बात राजा ने हराया था? हूणों को हर्षवर्धन ने हराया था। प्राचीन काल में दक्षिणी भारत किसके लिए प्रसिद्ध रहा है? प्राचीन काल दक्षिणी भारत दस्तकारी के लिए प्रसिद्ध रहा। स्टूडेंट्स, भारतीय सभ्यता का मूलाधार क्या है? भारतीय सभ्यता का मूलाधार स्थिर। भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषता समन्वय की भावना। प्राचीन काल में ग्रामीणों का प्रमुख व्यवसाय क्या माना गया है? प्राचीन काल में प्रमुख व्यवसाय माना गया स्टूडेंट्स कृषि। नेक्स्ट है, भारतीय रंगमंच का सबसे प्राचीन रूप किस ग्रंथ में मिलता है? स्टूडेंट्स, भारतीय रंगमंच का सबसे प्राचीन रूप ऋग्वेद में मिलता है। किस शताब्दी के भारतीय नाटक प्रसिद्ध हो चुके थे? 3वीं शताब्दी का नाटक है जो हमारे वो प्रसिद्ध हो चुके थे। सबसे पहले किस नाटककार का नाम इतिहास में विख्यात है? भास का। सबसे पहले भास नाटककार का नाम इतिहास में मिलता है। बुद्धचरित किसके द्वारा? अश्व घोष के द्वारा लिखी गई। स्टूडेंट्स, कालिदास किस राजा के नोटों में से एक था? कालिदास विक्रमादित्य जी के नोटों में से एक था। मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक का नाम है विशाखदत्त। स्टूडेंट्स, शूद्रक की प्ररचना का नाम है मृच्छकटिकम। प्राचीन नाटक किस भाषा में लिखे थे? तो सारे प्राचीन नाटक मोस्टली पहले संस्कृत भाषा में लिखे थे। स्टूडेंट्स, संस्कृत के प्रसिद्ध व्याकरण लेखक का नाम पूछा गया है तो पाणि जी थे। आधुनिक भाषा रचनाओं में भाषाओं की जननी किस भाषा को माना गया है? तो संस्कृत को ही अन्य भाषाओं की जननी माना गया। स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स, हमारी 8th क्लास की हिंदी भी आज यहाँ पर कंप्लीट होती है। हमने 8th, 9th, 10th, 11th, 12th की हिंदी पूरी कंप्लीट करती हैं। सिर्फ हमारी 6th और 7th की हिंदी रहती है स्टूडेंट्स, वो भी हम बाकी वीडियोज़ के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।